हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सिविक्स क्लास 10th का चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं। फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म सरकार का वह प्रकार है इन विच जिसमें द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें शक्ति जो है वो बटी रहती है एक केंद्रीय एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके कई छोटे छोटे अंग जिनसे मिलकर केंद्र बना है, यूनिट्स इकाइयों में, ऑफ द कंट्री देश के। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो देश जिन छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, शक्ति जो है वह राज्यों और केंद्र के बीच में बटी रहती है। इन दिस इसमें द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज देयर पावर। जो डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक्सरसाइज देयर पावर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, थ्रू अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एक व्यवस्था के तहत जिसके तहत शक्ति का बंटवारा किया गया है। कौन करता है और यह कहाँ लिखा होता है कि शक्ति किसके पास कितनी रहेगी? इन द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन, यह केंद्र द्वारा बनाए गए संविधान में पहले से ही वर्णित होता है। अभी जब हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे या इंडिया का फेडरल सिस्टम देखेंगे तब यह और अच्छे से आपकी समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ फेडरलिज्म के बारे में देखते हैं, की फीचर्स इसके क्या होते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर लेवल ऑफ ऑपरेशन। इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं किसी कार्य को करने के या एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के। ईच टीयर का मतलब है स्तर या लेवल। ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट, हर स्तर की सरकार, हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, हर स्तर की सरकार के पास होता है अपना खुद का न्यायिक क्षेत्र। जुरिस्डिक्शन का मतलब न्यायिक क्षेत्र। इन स्पेसिफिक मैटर, विशेष मामलों के संदर्भ में। जैसे राज्य की शक्तियाँ अलग होंगी, राज्य के कानून अलग होंगे, केंद्र के कानून अलग होंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है द जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जुरिस्डिक्शन यानी न्यायिक क्षेत्र, किसकी कितनी न्यायिक शक्तियाँ होंगी, यह पहले से ही वर्णित होता है, स्पेशलाइज कर दिया जाता है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि किसके पास कितनी शक्तियाँ होंगी, कहाँ पर, हमारे संविधान में। फोर्थ पॉइंट कह रहा है फेडरल सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार चलाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है धन की आवश्यकता, पैसा भी चाहिए होगा। तो किस स्तर की सरकार का क्या आय का स्रोत होगा, यह पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होगा। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है फेडरल सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व्स, संघीय व्यवस्था में यह पहले से तय होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि किसके पास धन के क्या स्रोत होंगे, फॉर बोथ, दोनों के लिए ही, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों स्तर की सरकारों के लिए, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों स्तर की सरकारों के लिए। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। जैसा कि हम अपने भारत में ही देखते हैं कि सभी राज्यों में विभिन्न भाषाएं और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी यह सभी एक साथ मिलकर भारतवर्ष का निर्माण करते हैं। सिक्स पॉइंट कह रहा है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी भरोसा, कि हाँ कोई भी राज्य हमारे साथ रहेगा जब भी देश पर संकट आएगा। सेवेंथ, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन, शक्ति का संतुलन बना रहे इसीलिए पहले से ही सारी शक्तियों का वर्णन संविधान में कर दिया जाता है। साथ ही साथ यह भी वर्णन होता है कि अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद होगा तो उसका सुलझाना, उसको सुलझाया कैसे जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के क्या प्रकार हैं। पहला है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम होता है जिसमें कई राज्य आपसी सहमति से एक साथ मिलकर आते हैं और एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, इन दिस द ग्रुप अडॉप्टेड अ रूट, इसमें जो समूह है राज्यों का या छोटी यूनिट्स का, वह अडॉप्ट करता है, वह अपनाता है एक रास्ता, दैट इन्वॉल्व्स, जिसमें इन्वॉल्व रहता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्य इन्वॉल्व रहते हैं, कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, एक साथ आने के लिए स्वयं से, टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, और एक बड़े राज्य का या बड़े देश का निर्माण करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल इसका आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। यह वह देश हैं जिनके राज्य आपसी सहमति से एक साथ मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। सेकंड टाइप होता है फेडरलिज्म का होल्डिंग टुगेदर, जैसा कि हमें भारत में देखने को मिलता है। इस प्रकार के फेडरल सिस्टम में कंट्रीज या स्टेट्स डिसाइड टू कम टुगेदर, नॉट देयर ओन बट दे आर बाउंडेड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें राज्य जो है स्वयं से नहीं तय करते हैं एक साथ आने के लिए, बल्कि वह एक साथ लाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, इन दिस कंट्रीज डिसाइड टू डिवाइड देयर पावर। इसमें केंद्र ज़्यादा ताकतवर होता है और वह तय करता है, केंद्र तय करता है कि किस राज्य को कितनी शक्तियाँ दी जाएंगी। बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, जिन राज्यों से मिलकर देश बना है, देश राज्यों को कितनी शक्तियां देगा यह केंद्र तय करता है, और कभी भी अगर विवाद होता है तो केंद्र का फैसला ही माना जाता है। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। यह वह देश हैं जहां पर राज्य जो है वह अपने आप से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक साथ जोड़े गए हैं। कोई भी राज्य अपने मन से अलग भी नहीं हो सकता है। इसमें उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए अधिकारों और बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2 टियर सिस्टम नहीं है, भारत में 2 स्तर नहीं है सरकारों के, बल्कि भारत में 3 स्तर हैं सरकारों के। जब देश आज़ाद हुआ था तब 2 ही स्तर थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। लेकिन जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है सन 1991 और 92 में, उसमें यह तय किया गया है कि एक तीसरा टियर भी होगा जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं 2 टियर सिस्टम में किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 टियर सिस्टम में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से किया गया है। कुछ मसले वो हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार नियम बना सकती है, और कुछ मसले वो हैं जिन पर सिर्फ राज्य सरकार नियम बना सकती है। दोनों एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ मैटर ऐसे रखे गए हैं जो रीजनल और लोकल लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और केंद्र सरकार या सेंट्रल लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है जिन पर दोनों ही नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी मतभेद होता है तो हमने आपको जैसा बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम ज़्यादा प्रभावी होते हैं। आइए देख लेते हैं डिफिनीशन में क्या लिखा है। इन इंडिया देयर आर 3 लिस्ट्स ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ऐसे मामले जो देश और विदेश या वैश्विक स्तर पर महत्व रखते हैं आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। वह संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है इन मामलों पर जो इस सूची में रखे गए हैं। यह सूची जब बनी थी तब इसमें लगभग 97 विषय थे, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़कर 101 यानी 101 हो चुकी है। हम आपको जो नंबर बताएंगे बेटा वो जब सूचियां बनी थी तब के हैं, अभी इनकी संख्या बदल चुकी है। एग्जाम्पल क्या हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार नियम बना सकती है? वो है डिफेंस, सुरक्षा या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं उन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। अब किसी राज्य के पास तो आर्मी अपनी होती नहीं है बेटा, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफेंस यानी सेना जो है किसके अधीन रहेगी? यूनियन लिस्ट या केंद्र के। इसी तरह से अन्य मामले आते हैं जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, रेलवेज़ हो गया, करेंसी हो गया एट्सेट्रा, पेट्रोल हो गया, मिनरल्स हो गया। ये सब आप जान सकते हैं कि यह सब के विषय में नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार। इसीलिए इनको हम किस में रखते हैं? यूनियन लिस्ट में। इसके बाद हम अगला देखते हैं स्टेट लिस्ट। दिस लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट
एंड लोकल इम्पोर्टेंस। इस सूची में जो विषय हैं वह राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक महत्व रखते हैं। अब जैसे केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री दिल्ली से ही बैठे बैठे नागालैंड की जनजातियों के बारे में सही फैसला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री अगर 27 राज्यों या 28 राज्यों के बारे में फ़ैसला लेने लगेगा तो शायद वो फ़ैसला उतना उचित ना हो। इसीलिए जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको क्षेत्रीय नेताओं को और क्षेत्रीय सरकारों को संभालने के लिए ही दे दिया गया है। इसीलिए स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो उन मसलों को ज़्यादा अच्छे से जानती है, वो उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाए। इसीलिए स्टेट लिस्ट में जो मैटर रखे गए हैं वो लगभग 66 हैं। जब बनी थी स्टेट लिस्ट तब, अभी इसमें लगभग 57 के आसपास विषय हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? लॉ एंड ऑर्डर। देखा होगा हर राज्य की पुलिस कैसी होती है, अलग होती है। कोलकाता की पुलिस की ड्रेस से ही पता चल जाता होगा आपको कि कोलकाता की पुलिस वाइट कलर की ड्रेस पहन रही है तो अलग है, यूपी की अलग है, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, हर राज्य के अलग अलग, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को हमने स्टेट लिस्ट में रखा है। हर राज्य अपने यहाँ के लोगों और लोगों की मान्यताओं के आधार पर कानून थोड़े अलग अलग बना सकती है। एग्रीकल्चर आएगा इसी तरह से, क्योंकि हर राज्य में नदियाँ नहीं हैं, हर राज्य में भूमि का प्रकार एक जैसा नहीं है, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए नियम भी क्षेत्रीय स्तर पर ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा सिंचाई हो गया, पब्लिक वर्क्स हो गया, एट्सेट्रा, ये सभी मुद्दे किस में रखे गए हैं? स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं बेटा। समवर्ती सूची में वह विषय आते हैं जो क्षेत्रीय और देश और वैश्विक स्तर सभी पर बहुत इम्पोर्टेंस या महत्व रखते हैं। इन पर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज। इन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। देयर आर 47 सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में लगभग 47 सब्जेक्ट्स थे जब यह लिस्ट बनी थी। अभी इसमें कुछ विषय बढ़ गए हैं। एग्जाम्पल इसका देखें अगर, तो एग्जाम्पल में इसके आता है एजुकेशन। एजुकेशन हमें पता है कि जैसे अब आप इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आपने देखा होगा किसी भी राज्य का बोर्ड अलग होता है। हम लोग यूपी में हैं तो हमारा यूपी बोर्ड अलग है, एमपी बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है। लेकिन हम इसी को अगर सेंट्रल पर देखें तो सीबीएसई बोर्ड भी है, ठीक है। केंद्र का बोर्ड अलग है, हर राज्य का बोर्ड अलग है। तो शिक्षा को हम देख सकते हैं कि राज्य और केंद्र दोनों ही इसके लिए अलग अलग नियम बना रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी भी विचार मतभेद होते हैं नियमों में, तो हमेशा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम को ही फॉलो किया जाता है। इस तरह से आपका फेडरल सिस्टम का टाइप और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन फेडरल सिस्टम क्लियर होता है। इसके बाद का चैप्टर बेटा हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।